व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी प्राप्त की थी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है और एक उत्पादक उत्पादन की द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना क्यों पसंद करता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या बताता है कि अन्य सभी साधनों को अल्पकाल में स्थिर रखकर यदि एक ही साधन की मात्रा में निरंतर वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात जो परिवर्तनशील साधन है उसका औसत व सीमांत उत्पादन गिरता हुआ होता है। सामान्य रूप से अगर हम उत्पत्ति के नियम कहें तो उत्पत्ति के 3 प्रकार के नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो देखिए उत्पत्ति के जो नियम है, उत्पत्ति का जैसे पहला देखिए उत्पत्ति वृद्धि नियम। 3 प्रकार के उत्पत्ति के नियम होते हैं। एक उत्पत्ति वृद्धि नियम होता है, एक दूसरा उत्पत्ति ह्रास नियम होता है और एक उत्पत्ति समता नियम होता है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है इसको समझते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के सभी अन्य साधनों को स्थिर रखकर अगर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए और जो उत्पादन में परिवर्तन है वो वर्धमान गति से प्राप्त होता है तो इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम की संज्ञा दी जाती है। जब हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देखा था तो उसमें हमने देखा था कि एक साधन को स्थिर रखकर प्रारंभ में जब श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो पहले श्रमिक से उत्पादन 3 होता है, दूसरे श्रमिक से 7 हो जाता है, यानी सीमांत उत्पादन पहले 3 होता है, उसके बाद 4 हो जाता है। उसके बाद जब तीसरा श्रमिक काम पे लेते हैं तो कुल उत्पादन 12 हो गया, यानी जो तीसरे श्रमिक ने उसने 5 का उत्पादन किया, यानी स्टार्टिंग में सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम यही बताता है कि जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की यदि सीमांत व औसत उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होता है तो इस अवस्था को उत्पत्ति वृद्धि नियम की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए जैसे साधन है, साधन में हमने कैपिटल को कांस्टेंट मान लिया, लेबर में हम चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर यहाँ हुआ 10, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 100। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखेंगे तो 10 या 15 या 25 या 50। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखेंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 12.5, यहाँ आएगा 17, सही 16, 2/3 और यहाँ आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो यहाँ देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ रही है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ रही है, यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ रही है। यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन की वह स्थिति है जिसमें उत्पादन के अन्य साधन को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है। यानी पहले साधन ने आकर 10 का उत्पादन किया, दूसरे साधन ने 15 का उत्पादन किया तो कुल, यानी पहले की तुलना में वो ज्यादा कार्यशील था, कुल उत्पादन 25 हो गया। तीसरा साधन आया, टोटल उत्पादन 50 हो गया, यानी उस तीसरे साधन का योगदान रहा 25 का। और चौथा साधन आया वो उससे भी ज्यादा कार्य करने वाला था, उसका जो सीमांत उत्पादन था 50। तो यहाँ देखिए जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है तो इस स्थिति को, यानी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ता है। तो जब देखिए सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है तो हमने जब पहले चित्र बनाया था उस चित्र में हमने ये देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस प्रकार से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो हम यहां जो स्थिति की बात कर रहे हैं केवल यहां की कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाकी चित्र को अगर हम मिटा दें तो स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है। स्टार्टिंग में देखते हैं तो एवरेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ रही है और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ रही है। इस अवस्था को उत्पत्ति वृद्धि की अवस्था कहते हैं, यानी इस अवस्था में जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। अब इसी स्थिति में देखिए एमपीएल और एपीएल जब है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट, अब देखिए मान लीजिए टोटल कॉस्ट मशीन की फिक्स है 200, एक श्रमिक लगाया 100 रुपए का 300 हो गई, मशीन की फिक्स है 200, 2 श्रमिक लगाए तो कॉस्ट हो गई 400।
मशीन की 200 रुपये फिक्स है, यहाँ 300 रुपये खर्च हुए तो 500, और यहाँ मशीन की फिक्स है, इसका एक खर्चा हुआ तो हुआ 600। तो एवरेज कॉस्ट देखेंगे तो प्रोडक्शन हुआ 10 तो एवरेज कॉस्ट आई 30, प्रोडक्शन 25 हुआ तो यहाँ एवरेज कॉस्ट आएगी 400 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगी 16, 500 डिवाइडेड बाई 50, 10 कॉस्ट आई, 600 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां देखिए एवरेज कॉस्ट गिरती हुई है। तो यहां क्या होगा, जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी, तो इसी समय हम कॉस्ट की बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती हुई होगी और मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती होगी। जब उत्पादन वर्धमान क्रम में बढ़ता है, तो वर्धमान क्रम में बढ़ता है यानी पहला श्रमिक आया, उसने 10 उत्पादन किया, उसको 100 रुपए मजदूरी दी, तो श्रमिक का उस उत्पादन में 10 रुपया खर्च हुआ। दूसरा श्रमिक आया, उसको भी हमने 100 रुपए दिए, पर उसने प्रोडक्शन किया 15, तो उसका 10 रुपए से भी कम कॉस्ट होगा। तीसरा श्रमिक आया, उसको भी हमने 100 रुपीज पे हायर किया और उसने 25 प्रोडक्शन दिया, तो 1 यूनिट पर उसका खर्चा 4 रुपए का आया। पांचवा श्रमिक आया, चौथा श्रमिक आया, उसने 50 प्रोडक्शन करके दिया अपनी तरफ से और उसको भी 100 रुपीज हमने पे किया, तो पर यूनिट उसकी कॉस्टिंग आई 2 रुपीज। कहने का तात्पर्य कि जब श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है तो उनकी सीमांत लागत और औसत लागत गिरती हुई होती है। इस स्थिति को बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरी चीज देखिए उत्पत्ति समता नियम। दूसरी हम बात करते हैं उत्पत्ति समता नियम। जब अल्पकाल में उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए और उत्पादन में उसी अनुपात में परिवर्तन हो जितना कि साधन में हुआ है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम। जैसे देखिए मान लीजिए पूंजी है, पूंजी हमने रखा 1 1 1 1, लेबर हमने चेंज किया 1 2 3 4, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 10, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 10 गए, 30 में से 20 गए 10 और 40 में से 30 गए 10। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में लेबर का भाग देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 3 और 40 डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसी स्थिति उत्पत्ति समता नियम को बताती है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, जब अल्पकाल में उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, एक साधन को बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाता है यदि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है, जैसे साधन को हमने 1 से 2 किया उत्पादन 10 से 20 हो गया, साधन को 1 से 3 किया उत्पादन 10 से 30 हो गया, साधन को 1 से 4 किया उत्पादन 10 से 40 हो गया। यानी जिस अनुपात में हम साधन बढ़ा रहे हैं, एक लेबर ने 10 प्रोडक्शन करके दिया, दूसरा लेबर भी 10 ही प्रोडक्शन कर रहा है, तीसरा लेबर भी 10 ही कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इस प्रकार की होगी। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वस्तु की इकाइयां का उत्पादन। अब देखिए इस स्थिति में जब उत्पादन समान मात्रा में हो रहा है और पहले श्रमिक को हमने 100 रुपए दिए, दूसरे श्रमिक को भी 100 रुपए दिए, तीसरे श्रमिक को भी 100 रुपए दिए, चौथे श्रमिक को भी 100 रुपए ही हम मजदूरी देते हैं, तो यहां उनकी लागत भी बराबर आएगी। इसको बताते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर। देखिए ये भी 10 है, लेबर है 1 2 3 4, यहां हम लिखेंगे श्रम की इकाइयां, यहां लिखेंगे श्रम की इकाइयां। अब देखिए ये आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आया। अब मान लीजिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की हम बात करें, मान लीजिए 200 रुपए मशीन पे लग रहे हैं, 100 रुपए इसको दे रहे हैं, तो यहाँ कॉस्ट आई 300। यहाँ मशीन के 200 रुपए लग रहे हैं, इसको दो श्रमिक के 200 रुपए दिए, तो यहाँ हुई 400, यहाँ हुई 500, यहाँ हुई 600। एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 10, 300 डिवाइडेड बाई 10 30, 400 डिवाइड बाई 20। यहां देखिए, यहां अगर हम ये मान रहे हैं कि इसको मान लीजिए केवल हम वेरिएबल कॉस्ट को ही देखें, तो वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं, तो सपोज कीजिए वेरिएबल कॉस्ट है 100, 200, 300 और 400। ये लेबर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑन लेबर,
100 रुपए दिए, 10 का प्रोडक्शन किया तो एवरेज कॉस्ट आई 10। फिर 200 रुपए खर्ची हुए, 20 प्रोडक्शन किया तो एवरेज कॉस्ट 10, ये भी 10, ये भी 10। तो यहां देखिए पैमाने के जब उत्पत्ति समता नियम होगा तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर है 10-10 के, ये श्रम की इकाइयां। और अगर हम लागत की बात करें, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये भी इसमें फिक्स रहता है 10, AC बराबर है MC के। तो कहने का तात्पर्य, जब उत्पत्ति समता नियम होता है तो लागतें भी स्थिर स्थिति में होती है। तीसरी बात जो हम करेंगे वह है उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसका हम पहले से भी वर्णन कर चुके हैं। इसी को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे उत्पत्ति के नियम के बारे में पूछे तो तीसरा जो नियम होता है वो होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? अल्पकाल में जब उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है और उत्पादन परिवर्तनशील साधन की तुलना में कम गति से बढ़ता है, यह हम कह सकते हैं कि जब उत्पादन गिरती हुई दर से बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत होता है। जैसे देखिए कैपिटल आपका स्थिर है 1 1 1 और 1, हमने लेबर में चेंज किया 1 2 3 4, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखिए यहाँ 10 हुई, या 18 हुई, या 24 हुई, या 28 हुई, या 30 हुई। तो यहां देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पहले लेबर ने 10 का उत्पादन किया, दूसरों दो ने मिलकर 18 का किया, नहीं दूसरे ने 8 का ही किया, तीनों ने मिलकर 24 का किया, तो इसका मतलब तीसरे का योगदान 6 का ही है। 4 हो गए, अब 28 हुआ तो यानी चौथे का योगदान है 4 का। 5 हो गए, उत्पादन 30 हुआ तो 5 का योगदान। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरती हुई होती है, उत्पत्ति ह्रास नियम हो रहा है। पहला श्रमिक 10 का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा 8 का ही कर रहा है, तीसरा 6 का ही कर रहा है, चौथा 4 का ही कर रहा है, पांचवा 2 का ही कर रहा है। और अगर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को देखें तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 18 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 3, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे और 30 को इससे डिवाइड करेंगे 6। तो इस स्थिति में देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी गिरती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी गिरती है। ये APL और MPL ये श्रम की इकाइयां। अब देखिए इस स्थिति में अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक लेबर पर 100 रुपए हुए, 2 पर 200 हो गए, 3 लगाए तो 300 हो गए, 4 लगाए तो 400 हो गए, 5 लगाए तो 500 हो गए। तो एवरेज कॉस्ट, पहले ने 10 का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए लगे तो 10 का आया, 18 प्रोडक्शन हुआ, 200 रुपए खर्च किया, 18 का प्रोडक्शन हुआ, तो कॉस्ट आई 11 रुपए 11 पैसे। 300 रुपए खर्च करके 24 प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट आ गई 12.5। 400 रुपए खर्च करके प्रोडक्शन 28 हुआ तो कॉस्ट आ गई 14.28। और 500 रुपए एक्सपेंडिचर करके 30 का प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट आई 16.67। तो यहां देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम की बात हम कर रहे थे। जब अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर कर हम केवल लेबर की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो जिस अनुपात में हम लेबर को बढ़ा रहे हैं उस अनुपात में उत्पादन ही बढ़ रहा है। पहली लेबर ने उत्पादन किया 10 का, दोनों ने मिलकर 18 का उत्पादन हुआ, यानी दूसरी लेबर के द्वारा 8 ही प्रोडक्शन किया गया। फिर 3 लेबर से 24 प्रोडक्शन हुआ, यानी तीसरी लेबर का योगदान 6 का ही है। 4 लेबर से प्रोडक्शन 28 हुआ, यानी चौथी लेबर का योगदान 4 का ही है। तो यहाँ सीमांत उत्पादकता गिरती हुई होती है और एवरेज प्रोडक्टिविटी भी गिरती होती है। और जब प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि एक लेबर को सभी श्रमिक को रुपए तो आपको बराबर ही देने पड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है जिसने 2 प्रोडक्शन किया उसको मजदूरी कम देंगे, जिसने 10 प्रोडक्शन किया उसको मजदूरी ज्यादा देंगे। यहां हम ये मान रहे हैं कि मजदूरी जो होती है वो लमसम दी जाती है, प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है, उसको घंटों के हिसाब से, कार्य के घंटों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तो जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर घटेगी तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी और मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उत्पादकता और लागत
उसमें उल्टा संबंध होता है। यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होगी तो लागत घटती हुई होगी, अगर श्रम की सीमांत उत्पादकता घटती हुई होगी तो लागत बढ़ती हुई होगी, और श्रम की सीमांत और औसत उत्पादकता स्थिर होगी तो लागत भी स्थिर होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि उत्पत्ति के 3 नियम हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। पर हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम अल्पकाल के लिए लगता है, 2 3 4 श्रमिक आप बढ़ाएंगे तो उत्पत्ति वृद्धि नियम नहीं लगेगा। समता नियम लग भी सकता है और किसी स्थिति में नहीं भी लग सकता है, पर उत्पत्ति ह्रास नियम वह नियम है जो उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील होता है। आप कृषि को देखेंगे तो भी उत्पत्ति ह्रास नियम लगता है, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम एक शाश्वत नियम है। और इसी कारण से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या पहले 2 वीडियो में की गई। पर आपसे ये कोई नहीं पूछ ले कि उत्पत्ति के कितने नियम होते हैं, और अगर ये पूछ ले तो आपको आना चाहिए, इस दृष्टि से इस वीडियो को बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि उत्पत्ति के नियम कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।